नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। पैसा एक ऐसी चीज है, ना तो इसका दिमाग होता है, पैसे के हाथ नहीं होते हैं, पैसे की टांग नहीं होती, ऐसा सोच भी नहीं सकता। पैसे से न देश चलेगा, पैसे से न घर चलेगा। टैक्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। व्यापारी, उद्योगपति वो अपना दिमाग टैक्स कैसे बचाएं इस पर लगा देते हैं। सरकार ने जब भी टैक्स स्ट्रक्चर कम किया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, ईमानदारी बढ़ी है। उत्पादन करो, लोगों को चीजें दो। पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा तो एक माध्यम है। 22% तो सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं, अरे 80 करोड़ गरीब है तो देश कहाँ से तरक्की कर गया। आपकी जनता आपको प्यार करती है, आपकी जनता आपको प्यार करती है, फिर आप जनता से दूर हो जाते हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो, जनता आपको प्यार नहीं करती है। सैकड़ों पुलिस वाले हो, कहीं ना कहीं ये आडंबर और झूठी मंत्री बसों में घूमते हैं तो कोई गोली नहीं मारता। आप जनता को मूर्ख बना के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, और वो मुद्दा है जिसके बिना दुनिया में कोई काम नहीं होता है, यानी पैसा। वित्तीय व्यवस्था, बिना वित्त के, बिना पैसे के सब कुछ अधूरा है। हमारा देश जो चलता है, जो जन कल्याण की योजनाएं चलती हैं, चाहे सेना का खर्चा हो, चाहे विधायिका का खर्चा हो, चाहे प्रशासनिक खर्चे हों, जो खर्चे होते हैं, और हमारा जो देश चलता है वो पैसे से चलता है। वित्तीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए देश की, और वित्तीय व्यवस्था कब मजबूत होती है? जब टैक्स आता है। तो टैक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ टैक्स के कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर बनारसी दास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और कुछ खास बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे टैक्स के बारे में। हम टैक्स के बारे में समझते हैं कि हमारा देश कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे जनता टैक्स आराम से चुका सके, कैसे स्लैब्स आने चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। टैक्स के ऊपर पूरी सरकार डिपेंड है। लोग कहते हैं जी ये टैक्स आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है, सरकार इसी से चल रही है। सरकार भी कहती है अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, राजस्व नहीं आएगा तो कहाँ से सरकार चलेगी। ये बड़ा टैक्स का बड़ा झमेला है। तो हम आपसे एक सरल भाषा में समझना चाहते हैं ये टैक्स क्या है, और जो वर्तमान प्रणाली टैक्स की चल रही है, क्या कुछ इसमें कुछ खामियां भी हैं क्या? मिश्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय का चुनाव किया है। मुझे पहले तो आप आज़ादी दो कि पैसे से देश चलता है ना, मैं एग्री नहीं करता आपसे। पैसे से घर चलता है, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। पैसा एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसका दिमाग होता है, पैसे के हाथ नहीं होते हैं, पैसे की टांग नहीं होती है, और पैसा सोच भी नहीं सकता। पैसा एक सिर्फ बिना जान की चीज़ है, माध्यम है, जो दिमाग वाले, एक आइडियोलॉजी वाले लोग जो उसके पीछे होते हैं उसका यूज़ करके देश चलाते हैं और घर चलाते हैं। थोड़ा सा ये सुधार चाहता हूँ। पैसे से न देश चलेगा, पैसे से न घर चलेगा। तो वर्तमान जो टैक्स प्रणाली है, हम उस पर बात करते हैं। तो जो अभी जो देश में जो टैक्स प्रणाली चल रही है, क्या वो ठीक चल रही है या कुछ खामियां आपकी नज़र में हैं? इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि टैक्स रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और टैक्स रेट्स ज़्यादा होने से व्यापारी, उद्योगपति या छोटे दुकानदार भी वो अपना दिमाग टैक्स कैसे बचाएं कि इस धाराओं से अपने को सुरक्षित रखें और कम से कम टैक्स दें, इस पर लगा देते हैं। मैं समझता हूँ टैक्स रेट अगर सरकार कम करेगी तो उद्योगपतियों का दिमाग, व्यापारियों का दिमाग या छोटे मोटे लोगों का दिमाग जो भी है, वो टैक्स बचाने की विधियों पर न जाकर टैक्स रेट कम हुए तो टैक्स देने में ज़्यादा लगेगा, और वो अपना दिमाग फिर व्यापार को बढ़ाने में लगाएंगे। उससे ईमानदारी बढ़ेगी और देश भी तरक्की करेगा, घर भी तरक्की करेगा।
जैसे आपने अभी कहा था कि टैक्स रेट कम होने चाहिए, जिससे कि आदमी उसको पे कर सके। टैक्स कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगे और उसको बचाने की जुगाड़ में नहीं रहेंगे। ज़्यादा टैक्स होने की वजह से आदमी उसके रास्ते ढूंढता है कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं। आपका कहने का मतलब ये है। क्या अभी जो रेट हैं टैक्स के, तो लगभग कितने % और कम होने चाहिए, एक आइडिया आपका? मान लीजिए, एक आदर्शवादी बात सोचते हैं कि मान लीजिए मैं आज एक ऐसी स्थिति में आ जाता हूँ तो हमारी पार्टी जो बसपा बाबा साहेब है वो कारपोरेट टैक्स 10% कर देगी। जो 28 और 37% और 40% और कहीं कहीं 50% जा हो जाता है, सिर्फ 10% कर देगी। और मेरा ये मानना है कि उससे कारपोरेट टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ जाएगा और उद्योगपतियों का दिमाग उद्योग बढ़ाने में लगेगा, ना कि अकाउंटिंग में लगेगा या दुनिया भर के गड़बड़ झालाओं में लगेगा। एक सरल टैक्स प्रणाली उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आगे बढ़ाएगी और इससे देश भी तरक्की करेगा। चलिए, आपने बोला कि हमारी जो पार्टी है, यानी आपकी जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी बाबा साहेब, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप कॉरपोरेट टैक्स जो है 10% कर देंगे और इंडिविजुअल टैक्स 5% करेंगे, सिर्फ 5%। तो इसमें क्या अंतर है कॉरपोरेट टैक्स में और इंडिविजुअल? देखिए, कारपोरेट टैक्स तो व्यापार जो करते हैं, उद्योग जो करते हैं, उद्योग जो चलाते हैं वो कहलाता है। और इंडिविजुअल जो इनकम पर जो टैक्स लगता है वो इंडिविजुअल टैक्स होता है, वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। हमारी पार्टी विश्वास करती है कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल और कम रेट पर आए, ताकि हर उद्योगपति अपना दिमाग उद्योग बढ़ाने में लगाए, ना कि टैक्स बचाने में लगाए। सरकार ने जब भी टैक्स स्ट्रक्चर कम किया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। अभी आपने जैसे टैक्स की बात की कि कम हो टैक्स तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे करेंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे। 2017 में सरकार, मोदी सरकार जीएसटी लाई थी। बहुत कई सारे जो टैक्स थे वो विलय हो गए, उसमें जीएसटी लेकर के आई थी। जीएसटी को आप कितना सही मानते हैं अब आपकी नज़र में? जीएसटी तो अपने आप में इसने खुद ही सिद्ध कर दिया है, एक सही सिस्टम है। और चूँकि डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेटिक ये जो वेब सिस्टम चला हुआ है, इसमें अपने आप ही सिस्टम बनता है और आता है, जाता है, अकाउंटिंग होती है। और आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार आज़ाद इतिहास में जीएसटी कलेक्शन, अगर मुझसे गलत बात ना निकले, 20 लाख करोड़ से ज़्यादा से क्या कलेक्शन हुआ है। तो जितना सिंपल होगा, जितना पारदर्शी सिस्टम होगा, तो बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं जीएसटी लगने से जो छोटे जो उपभोक्ता होते हैं, जब कोई चीज़, मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, कोई मेडिसिन लेने जा रहा है तो वो सोचता है कि अगर मैं बिल लूँगा तो मुझे जीएसटी देनी पड़ेगी। दुकानदार भी उससे पूछता है कि मैं बिल दूँ आपको या न दूँ। उसके दिमाग में भी ये चीज़ चलती है, मैं जीएसटी, ये बिल लेगा तो मैं जीएसटी दूंगा, जीएसटी वाला बिल दूंगा। और ग्राहक सोचता है कि मैं जीएसटी में बच जाऊं जीएसटी से। तो कई यहाँ पर ग्राहक भी कुछ चोरी करने में क्या मदद करता है क्या दुकानदार की? नहीं, ग्राहक नहीं चोरी करता, सिस्टम में बिल लेने की कोशिश नहीं करता है वो कि मैं बिल नहीं ले रहा, मुझे जीएसटी मत दो जी, मेरी जीएसटी मत काटो, पैसे मत काटो, मुझे ऐसे ही दबा मेडिसिन दे दो। देखो बात क्या है, जीएसटी जो टैक्स होता है वो एट सोर्स लग जाता है, जहाँ से पैदा हुआ वहाँ लग गया। अब नीचे चलता चला जाएगा, वो टैक्स देगा, वो दूसरे से, तीसरी पार्टी से वो टैक्स वापस उसको वापस मिलता चला जाता है।
तो मान लीजिए किसी चीज़ पर 20% टैक्स है, वो जैसे ही माल निकला वहाँ से तो 20% लग गया। अब दूसरे के पास गया, उसने टैक्स दिया तो उसका टैक्स वापस हो जाएगा, क्यों? जीएसटी से आया हुआ है। अल्टीमेटली सरकार के पास उतना ही टैक्स जाएगा जो 20% का होता है। कोई आदमी, आम आदमी, कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। जब से जीएसटी आई है तब से चोरी करने का कम मौका मिल रहा है लोगों को। हम इसे चोरी क्यों बोले? एक टैक्स सिस्टम है, वो लागू हो रहा है। आदमी होते हैं, गलत भी होते हैं, पागल भी निकल आते हैं, वो पकड़े जाते हैं। आज बचेंगे तो कल पकड़े जाएंगे। सरकार को सिस्टम चलाने के लिए, यानी सरकार चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है। सरकार तो बगैर धन के नहीं चलेगी। सरकार में जैसे चाहे विधायक आए, चाहे सेनाएं आएँ, चाहे प्रशासनिक सेवाएं आएँ, चाहे वो क्षेत्राधिकारी कुछ अधिकारों की बात आए, चाहे जन कल्याण की योजनाएं आएँ, वो सारे सिस्टम पैसे से चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी हमारे वर्तमान में जो टैक्स आ रहा है, सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, वो काफ़ी है? मिश्रा जी, अगर आप डिटेल में जाओगे तो आप रोने लगोगे इस सिस्टम को समझने का। जो 1 रुपया सरकार के पास आता है ना, 20 से 25% तो ब्याज देने में चला जाता है, लायबिलिटीज़ में चला जाता है। एग्जैक्टली मुझे माफ़ करना, 20 पता नहीं प्रतिशत सिक्योरिटी पे चला जाता है। एक बहुत बड़ा चंक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाहों उनके चलाने में चला जाता है। सरकार के पास बचता क्या है? मैंने तो ये सुना है कि जन कल्याण योजनाओं में टोटल इनकम का कुछ पैसे ही, 3-5 पैसे ही सरकार की जन कल्याण योजनाओं में जा पाता है। वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। प्रेजेंट स्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। ये बेईमानी को बढ़ाता है, व्यवस्था को बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था को ख़राब करता है, उद्योगों को तंग करता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से ना पनपे। आप दूसरे देशों में चले जाओ, चाइना में आपने फैक्ट्री लगानी है, लगाओ। आपने ज़मीन चाहिए, ज़मीन लो, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मशीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं मंगाओ, उत्पादन करो, लोगों को चीज़ें दो, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दो, सस्ती चीज़ें दो या सही रेट पे चीज़ें दो। वहाँ ये है। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स है, तो अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी पर टैक्स है। अभी प्रॉपर्टी की आपने बात की, तो सरकार को वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय होती है तो वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। तो अब बात आती है कि टैक्स तो जैसे कई तरीक़ा के होते हैं, कई चीज़ों पर टैक्स हैं, चाहे वो टोल टैक्सों पर अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर टैक्सों पर जाएंगे कहाँ कहाँ से टैक्स आता है तो बहुत लंबी फहरिस्त है। एक ये डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जनता जानना चाहती है ये डायरेक्ट जो टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आदमी के हाथ में सीधा जाता है, सैलरी के रूप में, इमोल्यूमेंट्स के रूप में, और डायरेक्टली सरकार उसको काट लेती है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है हर चीज़ पे लगता है। प्याज खरीदने जाते हो उस पे लगता है, आपको पता नहीं पड़ता। आज आपको 35 रुपये प्याज मिल रही है, वो कितने टैक्स के दरवाज़ों से गुजर के आ रही है। आपके पास, आप एक कार खरीद रहे हो, कार 6 लाख की है, 1.5 लाख टैक्स हो गए, रोड टैक्स हो गए, फिर उसमें हज़ारों पार्ट्स लगे हैं कार में, वहाँ पे टैक्स लग रहा है। कैलकुलेट करो, 50%, 60% से ज़्यादा टैक्स लग जाता है। ये बेईमानी को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, ये उद्योग को नीचे गिराने वाली बातें हैं। उद्योगपति इससे बेईमान बनता है। पार्टी आती है, नहीं आती है, हम कितनी मेहनत करते हो, हम टैक्स स्ट्रक्चर को 10% कर देंगे। हम रेट ऑफ टैक्स नहीं घटाएंगे, 18% से 10% नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आप 10% टैक्स दो, 18% रुपया जो है, जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम चलाती है, आप वो चलाओ। आप स्कूल चलाओ, गवर्नमेंट को खर्चा दो कि आप स्कूल चलाने पे इतना खर्चा हो गया, टैक्स माफ़।
जो बड़े बड़े टैक्स पेड हैं देश के, छोटे है ना? भी आप 10 लाख रुपए साल कमा रहे हो, आप उस पर 1.5 लाख टैक्स दे देते हो। हमारी सरकार ये कहेगी कि भाई आपके यहाँ मेड आती है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको आप स्कूल पढ़ने भेजो, उसकी फीस आप दो, उसकी फीस आप दो, उसकी किताबें आप दो और उसके कपड़े भी खरीद के दो, वो सारे टैक्स में माफ़ करेंगे, सब टैक्स माफ़ होगा। क्या ज़रूरत है ये ड्रामा करने की, टैक्स कलेक्ट करो, 100 रुपये का 20 रुपये की मशीन ली, उस पर कलेक्ट करने में खर्च हो जाती है, फिर इम्प्लीमेंट करने में करते हैं वो नीचे कहते हैं, और राजीव गांधी कहता था 10 पैसे नहीं पहुंच पाता है, अभी भी कहाँ पहुंच पाता है। या आपके यहाँ जो काम करने वाला आता है, आपके यहाँ जो सब्जी बेचने वाला आता है, उसके बच्चे की स्कूल फीस दो, उसके बच्चे की ट्यूशन फीस दो, रसीद लगाओ, टैक्स मत दो, सरकार का हेडेक बचेगा स्कूल चलाने का। मेरी बात तो सरकार ऐसी योजनाएं लागू करने से डरती है क्या, क्यों नहीं लाती है? देखो, ईमानदार प्रशासकों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। मैंने पहली बार आपको बोला था कि पैसा सरकार नहीं चलाती, पैसा घर भी नहीं चलाता है, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो दिमाग है पैसे को चलाने वाला, वो चलाता है, उसमें ईमानदारी की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने बताया था, अभी हमारी आपकी बात हुई थी, तो अभी आपने बोला था कि 10% पैसा ही जन कल्याण योजनाओं में लगता है, बाद बाकी का पैसा। एग्जैक्टली। तो अब प्रेजेंट स्टेज क्या है, मोदी जी तो कहते हैं जी टोटल जाता है, जा ही नहीं सकता। 22% तो सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। 100 पैसे की आमदनी है, 22% तो सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। देखो, हमारे पास अगर सरकार के पास 1 रुपये आमदनी है, 8 पैसे के करीब, फिर मैं बोल रहा हूँ करीब करीब, हम डिफेंस पे खर्च कर देते हैं। और सेंटर जो स्कीम्स होती हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम जो होती हैं, वो या तो केंद्र चलाती है या केंद्र उनको स्पॉन्सर करती है स्टेट के थ्रू, तो टोटल 24 पैसे खर्च होता है। और हाईएस्ट अमाउंट इज गिवन इंटरेस्ट पेमेंट। 100 रुपये की जो आमदनी है, 20% से ज़्यादा तो टैक्स पे ही चला जाता है, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। आपने इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट पहले तो मेरे पास 100 रुपये आए तो पहले 20-25 पैसे तो हम इंटरेस्ट पे चला जाएगा, जो हमने बाहर वालों से ले रखा है। हाँ, मैं वही बात करना चाह रहा था, किस चीज़ की इंटरेस्ट पे चला जाता है बाहर, जो विदेशी कर्जा? भाई रुपया ले रखा है ना हमने, ये जो रुपया लेते हैं कि हमें फैक्ट्री लगानी है, हमें सड़क बनानी है, निवेश करना, हाँ निवेश के लिए, उसके लिए तो 20% तो हमारा वैसे ही चला जाता है। तो हमारा बचता क्या सर इंडस्ट्री में, और हर साल हम कर्जदार होते चले जा रहे हैं। आज की अर्थव्यवस्था, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बात नहीं है, एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि कभी देश तरक्की कर रहा है। 60-70 साल से किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम भी नहीं लूँगा, उन्होंने जो एसेट बनाए थे वो बेच रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम अमीर हो गए। अरे आपने अपने पिताजी की दुकान बेच दी और बेच के करोड़ इकट्ठे कर गए, हम तो करोड़पति हो गए। हमें सोचने की ज़रूरत है, हम मूर्खता कर रहे हैं, इसे तरक्की नहीं बोलते रहे। मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं। अरे 80 करोड़ गरीब है तो देश कहाँ से तरक्की कर गया, मुझे बताओ, आप बताओ मिश्रा जी। जिस देश में 80 करोड़ 120 करोड़ में से 80 करोड़ भूखे हैं, जो फ्री राशन पे सरकार के पल रहे हैं, तो देश कभी तरक्की करता कहलाएगा? नहीं। अगर इसका तो देखिए 80 करोड़ की बात आई, अब वो तो राशन आ रहा है इसीलिए वो कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन जा रहा है, लेकिन कुछ हाँ फ्री जा रहा है। मतलब हाँ, जहाँ इतनी गरीबी है वो देश कैसे तरक्की किया मान लिया जाएगा कि देश तरक्की कर रहा है? जहाँ इतने भुक्कड़ हैं जिनके पास रोटी, और आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी मुझसे, जहाँ इतने भुक्कड़ हैं जिनके पास रोटी और आटा तक नहीं है शाम की रोटी बनाने के लिए, आप उस देश को कह रहे हो देश तरक्की कर रहा है? शर्म करो भाई। नहीं, इसमें कुछ क्या जनता को आप भागीदार नहीं मानेंगे इस बात में
कि जो पात्र नहीं हैं वो भी इस चीज़ को ले रहे हैं, जो सक्षम हैं वो भी राशन की उस लाइन में लगे हुए हैं, फ्री का मिल रहा है। हमारी बात चल रही है बजट और पैसे की, फिर कभी इस विषय पे बात कर लेना। सरकार तो मानती है ना 80 करोड़ गरीब है, 80% लोग गरीब हों, वो कैसे देश माना जाएगा तरक्की कर रहा है। आपने बताया था कि जो टैक्स है वो ज़्यादातर सिक्योरिटी पर, अन्य खर्चों पर ज़्यादातर हमारा पैसा खर्च होता है। सिक्योरिटी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, दिखावटी पर, ट्रैवल एक्सपेंसेस पर, अलाउंसेस पर। क्या है ये? देश की हार्ड अर्न मनी आप इस तरीके से खर्च कर रहे हो, जबकि खर्च होना चाहिए एजुकेशन पर। खर्च किस पर होना चाहिए? हेल्थ पर। खर्च किस पर होना चाहिए? सोशल वेलफेयर स्कीम पर। उस पर आप खर्च कर रहे हो 3 या 4-5 पैसे। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो देश का बजट जो भी हर साल जो पास होता है, जनता तक ये नहीं पहुंच पाता है। जो आम जनता है वो जागरूक नहीं है कि हमारा जो हमारे ऊपर हमारी मूलभूत समस्याओं पर 3-4% ही खर्च होता है, और बाकी का तो ये हम ये तो नहीं कहेंगे कि हवा हवाई में खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ ज़रूरी सुविधाएं हैं उन पर खर्च हो, ठीक है। लेकिन आपकी पार्टी, आप एक पार्टी के संस्थापक हैं, तो क्या आपने क्योंकि बात टैक्स की चल रही है तो इसीलिए अब पार्टी के संस्थापक है, इसीलिए मुझे पूछना एक ज़रूरी हो गया आपसे, आपकी पार्टी ने इसको लेकर के कभी कोई आवाज़ उठाई है या आगे मूड में है इस चीज़ को? अगर मान लीजिए ऐसा ही चलता रहा सिलसिला तो आप इसकी आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाएंगे और मौका मिला तो हम काम भी करेंगे, चाहे डायरेक्टली करें चाहे लोगों के साथ मिलकर करें। जरूर मैं फिर इस बात को रिपीट करूँगा, पैसे के ना हाथ होते हैं, पैसे की ना टांग होती है, पैसे की नहीं आँख होती है। पैसा जिस आदमी के हाथ में होता है उसके दिमाग में क्या है, उस हिसाब से पैसा ताकत बनता है, उस हिसाब से पैसा बुराई की भी जड़ बन जाता है। तो आज हमारे हाथ में जो पैसा आता है वो हम बिना मतलब की बातों पे खर्च कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है, देश की जनता के साथ। देखिए, पढ़ा लिखा आप जैसा बुद्धिजीवी वर्ग तो यही बोलेगा, और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है, लेकिन हमारी जनता को ये जो है इतनी जागरूकता भी नहीं है। बेचारी गरीब है, मध्यम वर्ग को नहीं है। नहीं, मैं सीधा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, तो आपको लगता है जनता के साथ धोखा हो रहा है? इसको ऐसे लो कि हम ऐसे जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, हम पैसे का सही सदुपयोग करके जनता की अधिक सेवा कर सकते हैं। इसको ऐसे पॉजिटिवली में ले सकते हैं। टैक्स चोरों के बारे में चाहे कितने भी सरकार उपाय कर ले, कितने भी कड़े नियम भी बनाती है सरकार, कभी कभी कड़े नियम बनाती है। जीएसटी इसीलिए लेकर के आई कि लोग चोरी न कर सकें, लोग है ना, कई टैक्स उसमें समाहित किए, फिर भी लोग जुगाड़ करते हैं चोरी की। उन चोरों के बारे में क्या कहेंगे आप? वो देश के लिए कितने घातक है जो टैक्स की चोरी करने के उपाय नए नए सुझाते रहते हैं? मिश्रा जी, आप भूल जाओ, अब टैक्स चोरी का ज़माना गया ना। टैक्स चोरी कोई कर सकता। अगर टैक्स चोरी या कोई बड़ा भ्रष्टाचार होता है तो पूरी ऊपर की मशीनरी के साथ मिलके होता है। अब टैक्स चोरी के ज़माने चले गए। आम आदमी टैक्स चोरी नहीं कर सकता, एक छोटा उद्योगपति, मिडिल उद्योगपति नहीं कर सकता। अभी करंट में जो टैक्स जो लगाया है सरकार ने, उसमें काफ़ी खामियां हैं, और हमारी पार्टी आई तो हम सुधार करेंगे। एक बार आप सरकार को टैक्स के बारे में जो खामियां हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि इस तरीक़ा से सरकार को चलना चाहिए, और सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि इस तरीक़ा से चलेंगे तो टैक्स पे भी ज़्यादा होंगे और सरकार भी ठीक चलेगी और सरकार के पास टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट होगा? आप एक बार सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, सरकार चलाने के लिए ज़्यादा रुपए की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो बिना मतलब का आडंबर है, एक एक मंत्री के साथ 100 गार्ड हैं,
गार्ड चल रहे हैं और दुनिया भर की सिक्योरिटी चल रही है, दुनिया भर के एम्यूनिशन चल रहे हैं। इन खर्चे करने की क्या जरूरत है? आप तो इसलिए जिस मर्जी को Z+ सिक्योरिटी, जिस मर्जी को चुने जाते हो ना आप। देश आपकी जनता आपको प्यार करती है, आपकी जनता आपको प्यार करती है, फिर आप जनता से दूर हो जाते हो। ये बड़ा विरोधाभास है, कुछ समझ में नहीं आता। भाई देश के सबसे बड़े प्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री, वो कोई भी हो ABCD, और लोग उनको दिल से चाहते हैं। उन्हीं से बचने के लिए आप रोज़ हजारों लाखों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हो। समझ में नहीं आता, विरोधाभास है। इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हो, जनता आपको प्यार नहीं करती है ना? और अगर जनता आपको प्यार करती है तो ये फिर इतना बीच में हवाई जहाज और इतने सैकड़ों पुलिस वाले और सैकड़ों डिफेंस वाले, क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं ये आडंबर और झूठ जाहिर होता है इससे। बाहर के देश में प्रधानमंत्री बसों में घूमते हैं, बाहर के देश के प्रधानमंत्री स्कूटर कार में घूमते, पैदल घूमते हैं, उनको तो कोई गोली नहीं मारता। या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप जनता को मूर्ख बना के आ रहे हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बनारसी दास जी से, क्योंकि वो एक पार्टी के संस्थापक भी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक होने के नाते हमने उनसे कई सवाल किए। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अगर सत्ता में आती है, कॉरपोरेट जो टैक्स है वो 10% कर दिया जाएगा और जो इंडिविजुअल टैक्स है वो 5% पर लाया जाएगा। लेकिन हाँ, जो 10% कॉरपोरेट जो टैक्स है वो 10% तो किया जाएगा, लेकिन बाद बाकी का टैक्स है वो खुद ही समाज सेवा में लगा सकते हैं, जिससे कि जनता का भी भला होगा और उद्योगपतियों का भी भला होगा, सबकी रोजी रोटी भी चलेगी और सरकार के पास जो काम होता है वो काम घटेगा। ऐसी कई जो योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए डॉक्टर बनारसी दास जी अभी बता रहे थे। और हाँ, टैक्स की इन्होंने और एक सरल तरीका से आम जनता को समझाया कि जनता जितना ज़्यादा टैक्स देगी, कब देगी? जब टैक्स कम होगा। तो सरकार को चाहिए जो सरकार टैक्स लगाती है वो कम परसेंटेज करे, यानी सरकार कम प्रतिशत टैक्स ले, जिससे कि सारी जनता बिना चोरी किए हुए, वैसे चोरी तो अब ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने ही आपको बता दिया कि अब जनता चोरी नहीं कर सकती है, जिससे कि जब कम टैक्स होगा तो आदमी के दिमाग में हेरा फेरी नहीं चलेगी और अपना सारा दिमाग अपनी बिजनेस की तरफ लगाएगा, तो बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। ये था आज का कार्यक्रम टैक्स के ऊपर। अगली बार एक और शख्सियत से होगी मुलाकात और एक और टॉपिक पर हम करेंगे बातचीत। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।